अरे देखिए सर, तो पिछले 4 इसमें क्या पड़ा था उसके तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है, आप वो देख ओके लेना। ओके और 1 क्लास आपकी सेपरेट ले लूंगा ताकि आप मेरे को क्वेश्चन कर सके उसके अंदर, ठीक है। ओके मैं अभी सचिन सर जब तक नहीं आते तब तक आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि हमने कल क्या पढ़ा था, ठीक है। ओके। तो उससे पहले आप मेरे को बताइए, आपने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है? हाँ किया था सर, एक 2-3 हजार। हाँ हाँ। 2-3 साल हो गए। दो दो। तीन क्या 2-3 साल हो गए। अच्छा। और क्या ट्रेडिंग की थी कि इन्वेस्टिंग किया था? ट्रेडिंग भी की थी। अच्छा। क्या लॉस हो गया था? लॉस लॉस। ओके, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ हम क्या कर रहे हैं पहले। तो अपने जो हम्म। कोर्स है, अपना कोर्स के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, ठीक है। ओके। इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है ये अपना कोर्स का पहला रूल है, ठीक है। हम्म। जैसे ही आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको किस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, तब अपन स्टार्ट करेंगे आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है ये जानने के लिए, ओके। ठीक है। आपको ट्रेडिंग भी समझ आ गई। इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, अपन चार्ट को एनालिसिस कैसे करते हैं, कैंडलस्टिक क्या रहता है, कैसे मूव करता है, इंडिकेटर्स कितने हैं, ये सब देखेंगे, ठीक है। इसके हाँ बाद हाँ। आता है अपन एफएनओ देखेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है। एफएनओ के अंदर आपको पता ही होगा कि लोग बहुत सारे ट्रेडिंग करके पैसे कमाते हैं, ठीक है, एफएनओ। हाँ तो मैं आपको ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हो उसके अंदर। उसके बाद मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी बहुत फेमस है। और अगर आपको स्टॉक मार्केट समझ गया, अगर आपको ये वाली इन्वेस्टमेंट की टेक्निक समझ गई जो अपन स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड बहुत आसान है समझना, ठीक है। तो अपन म्यूचुअल फंड भी समझेंगे हाँ। इस एक ही कोर्स के अंदर, है ना। तो इस कोर्स के अंदर आपका सब कुछ कवर होगा। आपको गोल्ड कैसे मूवमेंट करता है, मतलब सोने का रेट कब ऊपर जाता है कब नीचे आता है ये भी समझ जाएगा। आपको बॉन्ड मार्केट कैसे काम करता है ये भी समझ जाएगा, ये एक ही कोर्स के अंदर, ठीक है। तो ओके सर। अपन स्टार्ट कर रहे हैं ओके। अभी इन्वेस्टमेंट से। आप क्लियर हो तो ये बात के लिए? ओ। तो बात दरअसल ये है, आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपका जो गोल रहता है इन्वेस्ट करने का, सपोज आप एक एग्जांपल लेता हूँ मैं छोटा सा, ठीक है। ओके। उसके लिए सपोज ये वाला स्टॉक खरीद लिए, ये ओपन कर लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल लेके छोटा सा। आप मेरे को बताइए, आपने कभी सोचा है आपका जो ड्रीम अमाउंट है आपको कितना पैसा कमाना है लाइफ के अंदर? क्या सर? आपको कितना पैसा कमाना है अपने लाइफ के अंदर? 10 करोड़, बीस वो करोड़ तो ऐसा 10-1 करोड़ ऐसा कुछ नहीं है। स्पेसिफिक तो कुछ नहीं है। स्पेसिफिक नहीं है ना। फिर भी एक अमाउंट जो आपको लगता है, मैं 20 करोड़ पकड़ लेता हूँ, ठीक है। हाँ अब आपको अगर 20 करोड़ रुपए कमाने हैं तो इसका मतलब आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि हाँ। आप बिना सही। इन्वेस्टमेंट करे 20 करोड़ नहीं कमा सकते, किसी ने नहीं नहीं कमा कमाया, सकते। है ना, क्योंकि बिजनेस डालना भी एक हम्म। इन्वेस्टमेंट ही हो गई। तो मैं आपको हाँ बताता हूँ स्टॉक मार्केट से आप कितना पैसा कमा सकते हैं अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो, ठीक है। उसके लिए हाँ। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने देता हूँ। आपने बजाज फिनसर्व का नाम सुना है, जिसका चार्ट अभी ओपन किया कौन है सी? मैंने? बजाज फिनसर्व। बजाज का नाम सुना है लेकिन। हाँ, तो हर गांव के अंदर बजाज का एक ऑफिस रहता है, ठीक है। और ये अपने को ईएमआई भरने देता है, ईएमआई के ऊपर लोन देता है। अगर आपको घर पे टीवी खरीदना है, फोन खरीदना है, तो आपको बजाज के पास जाना पड़ता है, वो आपको देता है और आपको फिर ईएमआई भरनी पड़ती है, ठीक है। अब बात दरअसल ये है कि मैं आपको हाँ हाँ बताता हाँ। हूँ, यहाँ पे अगर आप बजाज देखें, फाइनेंस। बजाज, हाँ बजाज फाइनेंस भी ले सकते हैं आप। और बजाज फिनसर्व हम्म। उसी की एक दूसरी कंपनी है, बजाज की, हाँ हाँ। है ना। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम चार्ट ओपन कर लिया है। तो अपन देख रहे हैं कि सर मुझे नहीं दिखा रहा है तुम्हारा स्क्रीन शेयरिंग। दो सेकंड। स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं क्या? हाँ स्क्रीन शेयर हो रहा है ना। नहीं ना, मुझे नहीं दिखा रहा है मुझे। नहीं नहीं, मैं शेयर कर रहा हूँ।
आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं क्या? हाँ ओके। अच्छा, ऐसे दिख रहा है ये। हाँ अब दिख रहा है दिख सर? रहा है सर अभी। ओह ठीक है। बहुत लंबा। ओह भाई लंबे 2 मिनट। अच्छा, स्टार्ट करो। हेलो। हाँ करो सर स्टार्ट दिखा हाँ, रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बजाज फिनसर्व कंपनी ओपन करके रखी है, इसका एक चार्ट है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, हाँ तो हाँ बजाज फिनसर्व ने आज तक हाई बनाया था 1932 रुपए का। ठीक है, 1932 रुपए का हाई बनाया था। और इसने जो लो बनाया था, ये बनाया था 8 रुपए 65 पैसे का। ठीक है, और ये इसने लो बनाया था 2008 के अंदर। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि पिछले 12 साल के अंदर इस कंपनी ने कितने परसेंट के रिटर्न दिए। ठीक है, इससे आपको क्या अंदाजा होगा कि अगर इससे आपको क्या समझ आएगा कि अगर आपने या आपकी आवाज कट रही है सर। हेलो। हाँ सर बोलिए। 865 थे 2008 में। 865 थे 2008 में। नहीं नहीं, 865। 1932। हाँ, 8.65 है, मतलब 8 रुपए 65 पैसे का स्टॉक था वो लो। और 1932 रुपए उसने हाई बनाया था। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि पिछले 12 साल में इसने हर साल कितना रिटर्न किया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि बैंक अपने को 8% की रिटर्न देता है एफडी के ऊपर ज्यादातर। ठीक है, तो इसके लिए क्या हाँ। करता हूँ, मैं एक कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं CAGR कैलकुलेटर। इसके अंदर क्या रहता है, अपने को सपोज लो बनाया था इसने 8 रुपए 65 पैसे का। ठीक है, 8 रुपए 65 पैसे का लो बनाया था। यहाँ पे पॉइंट के अंदर नहीं आता, तो मैं सबको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे 865 का इसने लो बनाया, ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, 19,1935 इतने का इसने रिटर्न दिया, और पिछले 12 साल के अंदर दिया। ठीक है, तो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे इसने 57% की रिटर्न दिया हर साल। ठीक है, अब आप कंपेयर करिए कि जो बैंक की एफडी रहती है वो अपने को 8% का रिटर्न देती है। जो अपन खेत खरीदते हैं ना, खेत या जमीन खरीदती है, तो वो अपने को अगर अपन बेचने गए ना, तो अपने को 11% का रिटर्न देती है साल का सिर्फ। ठीक है, वही स्टॉक मार्केट अपने को 57% का रिटर्न भी दे सकता है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 2008 के अंदर इतनी समझ थी कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था, है ना, और मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट में 1,000 रुपये इन्वेस्ट करता था। उस टाइम पे मैंने सिर्फ एक ही बार 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया था इस वाले स्टॉक के अंदर, है ना। और यहाँ पे इसने 57% की रिटर्न दिए, ये तो अपन ने देखा। तो अपन क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्टॉक है 57% टाइप नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो अपन थोड़ा कम ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं। ठीक है, तो बात क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अब मैंने इन्वेस्ट किया होता तो कितना रिटर्न बन सकता था मेरा। तो अगर मैं 1,000 रुपये इन्वेस्ट करता तो मेरे को 12 साल बाद कितने मिलते, 86,400 रुपये मिलते। हाँ ठीक है, 86,400 रुपये। और ये तो मैंने सिर्फ एक ही हजार। 45% इसकी।
हाँ 45% से वो भी, ठीक हाँ है। वो तो आपने तो आगे के बाद में 57% जी देखिए देखा था। अब मैं सिर्फ 45 का 50 कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे दबाऊंगा तो आपको दिखेगा कि मेरे को 86 लाख हजार जो मिल रहे थे वो 1,30,000 हो गए। सिर्फ 5% के बढ़ाने से मेरे को यहाँ पे पूरे पूरे 50,000 ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। हम्म तो अब हम्म समझिए अगर मैं 1,000 इन्वेस्ट करके इतने कमा सकता हूँ, ठीक है, 12 साल में, हम्म तो समझ लेते हैं मैं 20 साल हम्म तक इसको रखता हूँ, तो ये अमाउंट आप सोचेंगे ये करोड़ों के अंदर जा सकती है। देखिए ये अमाउंट जो है ये बच जाती है 3,32,00,000 रुपए, हम्म ठीक है। मतलब एक इंसान हम्म 1,000 रुपए लगा के भी अमीर बन सकता है, करोड़पति बन सकता है, हाँ हाँ ठीक है। और ये लॉन्ग ऐसे, टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे आपने बोला ना हाँ आपको 10-20 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो अगर हाँ आप, हाँ वो हाँ तो ऐसा नहीं कि आपको कल ही कमाने हैं, आपको 10 साल में हाँ 15 साल में कमाना है ना। हाँ हाँ तो आप क्या कर सकते हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग समय के लिए, और आप भी करोड़पति, हम्म मतलब आप भी करोड़ों कमा सकते हो, ठीक है। हम्म इसलिए अपने सबको इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहिए। अब आप देखते होंगे कि हम्म बहुत सारी कंपनी डूब जाती है, लोग इन्वेस्टमेंट करके फ्लॉप हो जाते हैं, है ना। हम्म लेकिन हम्म ये कैसे पता करें कि आपको बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपके पैसे बढ़ जाए हम्म फ्यूचर में, है ना। ये भी तो एक बात है क्योंकि हम्म कंपनी तो 6,000 कंपनीज है ना। हाँ आप कैसे ढूंढेंगे बजाज फाइनेंस टाइप की कंपनीज, तो इसके लिए मैं आपको हेल्प करूंगा ये पूरे कोर्स के अंदर, ओके ठीक है। अगर ये कोर्स हम्म आपने पूरा कर लिया तो आप भी ऐसी कंपनीज को ढूंढ सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। हम्म अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने क्या सीखा था, कल की बात बताता हूँ। अगर आपको किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, समझ लीजिए, तो आपको हम्म क्या करना पड़ता है उस कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न रहता है, ठीक है। हर कंपनी के हम्म अंदर अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न रहता है। अब वो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर क्या रहता है कि कंपनी का, अगर कंपनी का 100% का हिस्सा है तो 100% में से कितने परसेंट किसके पास है, हाँ ये हाँ अपने को शेयर होल्डिंग बताता है। इसका फायदा हाँ क्या होता है, सपोज दैट कंपनी को हो रहा है 100 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है, 100 रुपए प्रॉफिट कमा रही है, तो सपोज मेरे पास कंपनी का 20% का हिस्सा है ना। तो ये 100 रुपए हाँ बेस से 20 रुपए मेरे हो गए, ठीक है। हाँ और इसी तरह से ये डिवाइड करता है अपना प्रॉफिट सबके बीच में, ठीक हम्म है। तो आपको किसी भी कंपनी के अंदर पहले देखने से, इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहली चीज देखना चाहिए उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। हम्म अब ओके शेयर होल्डिंग पैटर्न क्यों देखना है आपको, देखिए यहाँ पे अपन ये कोर्स में बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे कि आपको रेशियोज कैसे देखना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे देखनी है, आपको देखना है कंपनी डूबने वाली तो नहीं है फ्यूचर में, है ना। कंपनी हम्म ने किसी के साथ फ्रॉड किया है क्या, ये सब भी आपको देखना है। लेकिन ये सब देखने से पहले आपको उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है, ठीक है। हम्म अगर तो कंपनी उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर खरी उतरती है, मतलब आप जैसे सोचते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न होना चाहिए किसी कंपनी का, अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न वैसे ही रहता है तो आप आगे जाओगे और बाकी सब चीजें देखोगे, ठीक है। लेकिन अगर गलती से ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बकवास निकलता है कंपनी का, तो आप क्या करोगे, हम्म आप उस कंपनी को वहीं पे बंद कर दोगे 2 मिनट में, और आप दूसरी कंपनी ढूंढोगे, ठीक है। हम्म तो ये शॉर्टकट मेथड है। नहीं तो समझिए अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, अब मेरे को पता नहीं कैसे एनालिसिस करते, तो मैं क्या करता था कि सपोज एबीसी कंपनी है, मैं एबीसी कंपनी के बारे में सब कुछ देख लिया मैंने, ठीक है, सब कुछ देख लिया, मेरे को कंपनी अच्छी लग रही है, और फिर मैं जाके उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखता हूँ, ठीक है। और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न ही बकवास है, तो क्या होगा, मैं कंपनी को तो रिजेक्ट कर दूंगा, लेकिन फिर मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, है ना। हम्म तो अपना टाइम बचाने के लिए आपको सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना चाहिए, ठीक है। हम्म अब आप बताइए कोई भी एक स्टॉक। ये एचडीएफसी बैंक। एच डी एफ सी बैंक, ओके।
तो समझ लीजिए अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहे हैं HDFC बैंक की, ठीक है। हम्म। तो इसके अंदर क्या रहता है, सबसे पहला चीज रहता है प्रमोटर। अब ये प्रमोटर क्या रहता है? सर मुझे पहले ये बता दो, हाँ मुझे हाँ। पहले ये बताओ कि जो आप यूज कर रहे हैं, जो ऐप रहते हैं एंजल वन या आप स्टॉक, हाँ ये हाँ। कौन से ऐप में चालू है तुम्हारा जो देख रहे हो, शेयर होल्डिंग के बारे में बोल रहे हैं, ये नहीं मुझे मालूम ना। ये एक्चुअली स्टॉकेज एप्लीकेशन है। इसका जो लिंक है मैंने कल सचिन हाँ सर को ना, फॉरवर्ड किया मुझे था। जो शेयरिंग, मुझे जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है वो कौन से ऐप में करूँ ऐसा। तो आप मेरे को बताइए, आपका अकाउंट ओपन है क्या किसी भी ब्रोकर के पास? एंजल वन ओपन है सर, हमारा हमारे अकाउंट मोबाइल में ओपन है। आपके पास एंजल वन का है तो आप वहां से हम्म। इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब बात हम्म। आती है आपको कौन सा एप्लीकेशन देखना चाहिए स्टॉक ढूंढने के लिए, ठीक है। हाँ तो वही। इसके लिए मैं आपको 4-5 एप्लीकेशन बताऊंगा, उसके स्क्रीनशॉट नहीं लूंगा। सर, ये कि एप्लीकेशन ऐसा बताओ कि जो तुमने जो जिस पे ट्रेडिंग करते हो आप, तो मुझे जो जो जिस पे कॉल देने वाले हैं, हम्म। जिस पे अच्छा लगता है, सही है, हाँ वो हाँ, दे दो। ठीक है। तो एक के हम्म। अंदर ये जो अपन अभी देख रहे हैं ना स्टॉकेज, ठीक है, हाँ हाँ। इसी का मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। आप जाके इसी का ओ- प्ले स्टोर के अंदर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ओके, अकाउंट ओपन आ, मैं अका, करूँ क्या? नहीं, अकाउंट आपके पास है नहीं ना अभी। नहीं, मैं वही ना, क्रेडिट करूँ क्या वो? अच्छा, तो अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो मैं करके दूं क्या? तुम करके दो, नहीं तो मैं आता है तो मैं करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो फिर मैं कर देता हूँ आपका। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आपका अगर अकाउंट ओपन करना है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जीरोता के अंदर अकाउंट ओपन कर लेना। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ओके। ठीक है। ओके। तो ओके। उस लिंक से आप वहां पे ओपन कर लेना, और अगर आपको नहीं आया तो अपन क्या करेंगे, अपन कर लेंगे, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। लाइव में आपको कर दूंगा मैं, ठीक है। ओके, नो तो प्रॉब्लम। और इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको कोर्स खत्म होने के बाद, मतलब आज का क्लास होने के बाद भेजता हूँ, ठीक है। आप ठीक डाउनलोड है, कर ठीक। लेना। ओके। तो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ओके। सबसे पहले आता है यहाँ पे प्रमोटर, ठीक है। अब हम्म। प्रमोटर क्या रहता है? प्रमोटर रहता है किसी भी कंपनी का मालिक, ठीक है। हाँ। ये इसको अपन मैनेजमेंट बोलते हैं प्रमोटर को। ऐसा क्यों? हाँ। प्रमोटर ही होता है जो पूरी कंपनी को संभालता है ना। हाँ। मतलब कंपनी के हाँ। जो हाँ। एम्प्लॉयज रहते हैं उन सबको संभालने वाला प्रमोटर रहता है, ठीक है। हाँ। तो ये होता है प्रमोटर। अब क्या रहता है, अगर सपोज आपका बिजनेस है ना, और हम्म। आप एक हम्म। प्रमोटर हो गए अपने बिजनेस के। अब आप हम्म। क्या कर रहे हैं, आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। नंबर वन, अगर आपका बिजनेस है तो आपका प्रॉफिट हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, है ना, बिजनेस के अंदर। हाँ। हाँ। इसी तरह से अगर आप प्रमोटर है तो आपका जो हिस्सा है वो अपने आप अपने बिजनेस के अंदर बढ़ते रहना चाहिए, पहली चीज, हम्म। ठीक है। तो अगर किसी भी प्रमोटर की हिस्सेदारी अपने बिजनेस के अंदर बढ़ती है, ठीक है, ऊपर जाती है, मतलब पहले 10% थी, फिर 15% हुई, फिर 50% हुई, ठीक है, तो ये हम्म। कंपनी के लिए एक अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, इससे ओके। इससे क्या पता चलता है कि जो प्रमोटर है उसको अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा हम्म। है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा कंपनी के बारे में किसको पता रहता है, तो वो रहता है प्रमोटर को, क्योंकि वही हम्म। संभालता है कंपनी को, है ना। तो अगर हाँ। कंपनी का हाँ। हिस्सा बढ़ा रहा है प्रमोटर, तो इसका मतलब है कंपनी का जो फ्यूचर है उसके ऊपर प्रमोटर को पक्का पक्का विश्वास है, ठीक है। ओके। सेम चीज होती है अगर जो प्रमोटर है उसकी हिस्सेदारी एकदम कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तब भी अपन ऐसे बोल हम्म। सकते हैं कि प्रमोटर को अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है, इसलिए उसने अपनी हिस्सेदारी कांस्टेंट रखी है। दूसरी बात, है ना। तो प्रॉब्लम कब आती हम्म। है? प्रॉब्लम तब आती है जब प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी कंटिन्यूअसली नीचे करते रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले 70% थी, फिर 50% हुई, हम्म। फिर 30% हुई, हम्म। फिर 10% हुई। तो आपको ओके। सोचना पड़ेगा ना कि अगर कंपनी का बिजनेस इतना अच्छा चालू है तो ये प्रमोटर क्यों अपने शेयर बेच रहा है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है हम्म। कि कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड हुआ हो और जो ये प्रमोटर को पता हो, इसलिए वो चुपचाप पैसा कमा के भाग रहा है कंपनी से।
ठीक है, हम्म, तो ये भी एक चीज हो सकती है। तो आपको ये बात देखनी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रमोटर का हिस्सा एकदम कांस्टेंट है ना, हाँ। तो ये एक अच्छी बात है। अगर यहाँ पे प्रमोटर का हिस्सा बढ़ते भी रहता तो ये भी एक अच्छी बात रहती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, हम्म, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ सब कुछ। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स। हम्म, तो टाटा मोटर के अंदर अगर आप शेयर होल्डिंग में जाएंगे, तो टाटा मोटर के अंदर पिछले कुछ क्वार्टर से हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ी है प्रमोटर की। 2 मिनट, यहाँ पे देखिए, प्रमोटर के पास पहले यहाँ पे थे 42% के शेयर थे, 42% के हम्म, शेयर थे, और उसको बढ़ा दिया है प्रमोटर ने 4% से। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक हम्म, अच्छी बात है कि भाई प्रमोटर को अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है ना। हम्म, लेकिन इसका एग्जैक्टली अपोजिट एक दूसरी कंपनी लेते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि जो प्रमोटर रहता है उसके उसको अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं रहता है। ठीक है, अडानी हम्म, ग्रीन एनर्जी सपोज, ऐसी कंपनी जिसके अंदर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी कंटिन्यूअसली बेचते जा रहा है, हम्म, आपको ऐसी कंपनी से दूर रहना है। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए, पहले प्रमोटर के पास कितनी हिस्सेदारी थी, 75% की थी। ठीक है, और हम्म, अभी कितनी है, तो अभी 60% की है, यानी कि 60%। यहाँ पे 15% बेचा है प्रमोटर ने, है ना। तो इसका रीजन हम्म, क्या है, कहीं प्रमोटर भाग रहा है कंपनी से, या तो फिर कोई और रीजन है, आपको ये ढूंढना पड़ता है। ठीक है, हम्म, अब ये आप कैसे पता कर सकते हो कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है या सच में ये प्रमोटर ने अच्छा किया कंपनी के लिए। हम्म, तो आपको क्या देखना है, जैसे प्रमोटर हो गया, सेम इसके नीचे का देख लेते पहले मैंने। सेकंड आता है यहाँ पे पब्लिक। दो ही चीज रहती है, एक रहता है प्रमोटर यानी कि जो बिजनेस को संभालता है, और दूसरा रहता है हाँ, हाँ, पब्लिक जो अपने जैसे लोग रहते हैं जो कंपनी को नहीं संभालते। ठीक है, हाँ, हाँ, अब ये पब्लिक के अंदर तीन चीज आती है। तीन चीज में क्या आती है, सबसे पहले आता है FII और FPI। इसका मतलब क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, मतलब अपने देश के बाहर के इन्वेस्टर है। ठीक है, हम्म, ये कोई भी हो सकता है, गूगल हो सकता है, ये माइक्रोसॉफ्ट हो सकता, या कोई एक डॉलर बहुत, में रहते हो। हाँ डॉलर में रहता है ना, या तो कोई बहुत हम्म, अमीर इंसान हो सकता है अकेला। ठीक है, हाँ, हाँ, सेकंड ये जो है DII, इसका मतलब है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डोमेस्टिक यानी कि अपने इंडिया के लोग। ठीक है, हम्म, ये क्या बताता है, एक तो ये इंडिया की कंपनी हो सकती है, या तो फिर ये इंडिया का कोई अमीर इंसान हो सकता है जैसे अडानी, अंबानी। ठीक है, हाँ, हाँ, ये हो गया DII। ठीक है, और जो तीसरा है हम्म, ये आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल। इसका मतलब क्या रहता है हम्म, कि अपने जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, जिनके पास हम्म, थोड़े से पैसे, सपोज 10 करोड़ रुपए है, 5 करोड़ रुपए है, तो जिनके पास बस छोटी अमाउंट है, उसको बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, हम्म, तो ये हम्म, तीन चीज समझ गए। अब बात क्या है, ओके। बात दरअसल ये है, अगर जैसे मैं बोला कि प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ती है, तो इन्वेस्टर का भी भरोसा हम्म, बढ़ता है कंपनी के अंदर, है ना, कि प्रमोटर हाँ, सोच रहा है कि फ्यूचर हाँ, अच्छा हाँ, है बढ़ ना। रहा है। सिमिलरली, अगर कंपनी के अंदर FII और DII यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर, डोमेस्टिक यानी कि दोनों कंपनीज बड़ी हम्म, बड़ी, अपने देश की भी और बाहर की भी, जो वो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग बात हैं, अगर वो लोग अपनी हम्म, हिस्सेदारी किसी कंपनी में बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। तो मैं ऐसे क्यों सोचता हाँ, हूँ कि हाँ, वो ब्राइट है, तो देखिए, आपको इतना तो पता है कि जो अमीर लोग रहते हैं वो कभी लॉस नहीं करते खुद का। ठीक है, नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अमीर लोगों के पास इतना पैसा रहता है कि वो इतने सारे लोगों को खरीद लेते हैं जो उनके लिए काम करे, हम्म, है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, हाँ, अपन इन्वेस्टमेंट करने से पहले बस ये एक एप्लीकेशन में जा रहे हैं, वहां पे ये सब डिटेल देख रहे हैं, है ना। लेकिन जो ये बड़े बड़े हम्म, कंपनीज रहते हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा है। ये क्या करते हैं, इनको जो कंपनी में हाँ, इन्वेस्टमेंट करना रहता है, उस कंपनी के मैनेजमेंट से यानी कि प्रमोटर से मिलते हैं। ठीक है, उनको पूछते हैं कि हाँ, भाई तेरी कंपनी में क्या अच्छा है, कहीं तो डुबा तो नहीं रहा, ऐसा वैसा सब हाँ, कुछ पता करते हैं। ठीक है, और अगर कंपनी हाँ, अच्छी है तो हम्म, वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अपने आप क्या हुआ, हम्म, अगर इन दोनों की हिस्सेदारी ऊपर जा रही है, ठीक है,
तो अपने को हाँ। भरोसा होना चाहिए कि भाई कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। हम्म, ठीक है। हम्म, अब सपोज दैट एक प्रमोटर है जिसकी हिस्सेदारी पहले थी 70%, 75%। ठीक है। उसने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेची, 60% तक लाया, यानी कि 15% की हिस्सेदारी बेची। तो आपको क्या हाँ, देखना हाँ, है? आपको देखना है कि ये हिस्सेदारी किसने खरीदी। ये हिस्सेदारी ये कंपनीज ने खरीदी, फॉरेन और अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीदी है, या तो फिर अपने जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स ने खरीदी है। ठीक है। हाँ, हाँ, अगर तो ये हिस्सेदारी जो इसने बेचा है वो खरीदा है बड़े बड़े लोगों ने, यानी कि इन्वेस्टर्स ने बड़े। ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए, हम्म, आप आगे जा सकते हैं कंपनी को लेकर। ठीक है। लेकिन अगर ये हम्म, खरीदा है यहाँ पे अपने जैसे छोटे लोगों ने, मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ, ठीक है। क्योंकि अपने जैसे जो रिटेलर्स रहते हैं ये कहीं पे भी फंस जाते हैं, क्योंकि अपने पास ज़्यादा पैसा नहीं है ना। अपन ज़्यादा अंदर तक हम्म, जाके इन्वेस्टमेंट की रिसर्च नहीं करते, तो अपने को आराम से कोई भी उल्लू बना सकता है। ठीक है। हाँ, तो आपको देखना है कि ये कौन खरीद रहा है। जैसे कि इस केस के अंदर मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 15% हाँ, की हाँ, हिस्सेदारी बेची। हाँ। वो हम्म, किसने खरीदी? वो क्या, आपके हिसाब से वो किसने खरीदी? इन दोनों ने खरीदी या नहीं? नहीं, देखिए मैं नंबर को हाईलाइट नहीं, करता इन हूँ। दोनों ने भी नहीं खरीदी। नहीं एग्जैक्टली खरीदी। नहीं खरीदी है ना। हाँ, हाँ, खरीदी, खरीदी। अब उन ऊपर वालों ने नहीं खरीदी, हाँ हाँ, लेकिन नीचे वाले ने तो खरीदी। है ना। तो देखिए अब यहाँ पे हम्म, प्रमोटर ने बचा 15% का माल। ठीक है। हम्म, एफआईआई जो था, जो फॉरेन इन्वेस्टर था, उसके पास पहले 23% की हिस्सेदारी थी, फिर उसने 15% लाई, हम्म, यानी कि इसने भी बेचा 8% हाँ, का माल। ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, टोटल हुआ 23% का माल। ठीक है। और यहाँ पे जो इन्वेस्टर हाँ, है अपना इंडिया का, उसने सिर्फ खरीदा 1% हम्म, का माल। ठीक है। हाँ, तो बच्चे वाले 22% किसने खरीदा होगा? अपने जैसे इन्वेस्टर्स ने। देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जाके हाँ, देखेंगे तो पूरे के पूरे 22% का माल किसने खरीदा? अपने जैसे इन्वेस्टर्स ने खरीदा। आपने, हाँ, ठीक है। तो आपको ये कंपनी के हम्म, अंदर आगे जाके देखना चाहिए क्या? हाँ, नहीं। अब आपको ये कंपनी के अंदर आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी इतनी ही अच्छी रहती, ठीक है, तो क्या होता पता है? हम्म, यहाँ पे अगर कंपनी बहुत अच्छी रहती ना, तो अपने आप जो बड़े बड़े लोग हैं, यानी कि ये दोनों हैं इन्वेस्टर्स बड़े बड़े, हम्म, ये दोनों क्या करते हैं, जो हम्म, रिटेल इन्वेस्टर है ना उनके पास से माल खरीद लेते। ठीक है। और अपनी हम्म, हिस्सेदारी बढ़ाते ऊपर। हम्म, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अभी आईटीसी ओपन किया था ना मैंने। तो हम्म, आईटीसी के अंदर क्या है, कंपनी अच्छी है, आईटीसी बहुत बढ़िया कंपनी है ना। हाँ, आईटीसी। देखिए उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखा दो। यहाँ पे उसकी प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है, मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन मैं आपको क्यों बताया ये, देखिए यहाँ पे क्या होता, अपने जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर थे ना, नॉन इंस्टीट्यूशनल, हाँ, हाँ, उनके पास आईटीसी के कितने परसेंट शेयर थे पहले? 45% शेयर थे। ठीक है। हाँ, हाँ, फिर पिछले 6 महीने में 45% से सीधा 15% पे आ गए, यानी कि हाँ, इन्होंने कितना माल बेचा है? इन्होंने बेचा है यहाँ पे 30% की हिस्सेदारी। 30%। ठीक है। अब ये 30% किसने खरीदा? तो आप अगर देखेंगे ऊपर जाके, बाहर वाले लोगों ने, और हाँ, तो ये पूरा के पूरा 30%, यहाँ पे 13% और अब 43%, पूरा के पूरा 30% हाँ, खरीदा है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। ठीक है। हाँ, ये फॉरेन इन्वेस्टर यानी कि अपने इंडिया के बाहर के इन्वेस्टर्स। ठीक है। हाँ, तो अब ये क्या है, ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए, क्योंकि यहाँ पे छोटे रिटेल इन्वेस्टर से पैसा जा रहा है और सारा पैसा जा रहा है अमीर लोगों के पास। ठीक है। हम्म। इसका मतलब कंपनी आगे जाके ऊपर जा सकती है फ्यूचर में। तो सर, जो ऐसी कंपनी रहती, जो हाँ, बाहर वाले जो इन्वेस्टर रहती, हाँ। जो इन्वेस्टमेंट करती, वो कंपनी अच्छी रहती या बुरी रहती? वो बहुत अच्छी रहती है। जैसे मैं आपको अपने के साथ। हाँ, वो अच्छी ओके। क्यों रहती है, क्योंकि देखिए अपन कितना इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में? 5 करोड़, 5 लाख, 10 लाख। ठीक है। इसके ऊपर अपने हम्म, पास पैसे भी नहीं इन्वेस्ट करने के लिए एक कंपनी में, है ना। हम्म,
लेकिन जो बड़े बड़े कंपनीज रहते, बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, वो 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते एक कंपनी में। ठीक है, हम्म, तो आप बताइए कौन ज्यादा अपने पैसों को सेफ रखेगा, अपन या नहीं वो, क्योंकि उनके पैसे बहुत ज्यादा लग रहे हैं ना। हाँ हाँ तो इसलिए क्या हुआ, वो ज्यादा सेफ्टी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसीलिए अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी में। ऐसे ऐसी कंपनी जो शेयर रहती है सर, जो कंपनी का जो ये तुमने वाईटीसी जो लिमिटेड है हाँ वो हाँ कंपनी के शेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे रहेगी। ये हाँ, अच्छा रहता है। शेयर होल्डिंग के बारे में जानी तो। हाँ सही है सही है। अगर आप अच्छा शेयर होल्डिंग के बारे में जान लेते हो तो आपको यहाँ पे क्या दिखता है कि अभी पिछले 6 महीने के अंदर ही इन्होंने खरीदा। ठीक है, हाँ इसका हाँ मतलब इनके हिसाब से फ्यूचर अच्छा हो सकता है ना। तो हम्म अपन भी अभी के सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, अगर अपने को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना ही है तो अपन ऐसी कंपनी हम्म, ढूंढ सकते हैं जहाँ पे सही में फ्यूचर दिख रहा है। अच्छा ठीक है, अपन देखेंगे कि आईटीसी में क्यों खरीदा इन्होंने, ये भी अपन आगे जाके हाँ डिटेल में हाँ देखेंगे। लेकिन आपको बेसिक आइडिया मिल जाती है कि आपको कंपनी में अंदर जाके देखना है कुछ ना कुछ। हम्म, ठीक है, सेकंड ओके चीज, अब सपोज दैट मैं आपको अडानी ग्रीन 50 लाता हूँ वापस। सपोज दैट अगर कोई कंपनी है, ठीक है, तो आपको अडानी ग्रीन में हम्म, इन्वेस्ट नहीं करना है। आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर ने माल बेचा और सारा माल हाँ हाँ खरीदा हाँ रिटेल इन्वेस्टर ने। ठीक है, हाँ हाँ जो दूसरी बात आपको सबसे पहले देखनी है यहाँ पे, वो ये है, ये वाली लाइन देखनी है आपको। ठीक है, प्रमोटर सर, ये होल्डिंग। कंपनी में तो जो सेकंड नंबर के डी डबल आई जो प्लस में देखी, हाँ 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 हाँ, उन्होंने तो उसकी लेवल तो बढ़ती गई ना हाँ, इन्वेस्ट के बारे में। इसकी लेवल बढ़ती गई, लेकिन इसकी लेवल पहले कितनी थी, तो ये थी 0.3% की। ठीक है, फिर हाँ उन्होंने बढ़ा बढ़ा के किया है 1.4%। हाँ तो ये बढ़ा तो है, लेकिन कितने से बढ़ा है, सिर्फ 1% से बढ़ा है। हाँ अच्छा ठीक है, तो आपको ये हम्म, नंबर्स के ऊपर ध्यान देना है, ये ग्राफ तो वैसे दिखाएगा बढ़ने के बाद, है ना। हाँ 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 नंबरिंग अच्छा है, नंबरिंग अब इसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखनी पड़ती है, ये वाली। अब इसका मतलब क्या है, ये है प्रमोटर होल्डिंग प्लेज। ठीक है, यहाँ पे पहली चीज हो गई प्रमोटर, यानी कि ये जो प्रमोटर था इसकी होल्डिंग। ठीक है, प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना, किसी भी चीज को उधार, मतलब गिरवी रख के उसके ऊपर पैसे उठाना। ठीक है, ये होता है उसका मतलब। अब आप मेरे को सिंपल सी चीज बताइए, अगर एक सिचुएशन आती है जहाँ पे आपका जो बिजनेस है, ठीक है, आपका बिजनेस थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, या किसी रीजन की वजह से किसी भी इंसान को अपना जो घर है, अपने घर को यहाँ पे किसी को बेचना पड़ रहा है या गिरवी रखना पड़ रहा है। ठीक है, और पैसा लेना पड़ रहा है, तो वो सिचुएशन उस इंसान के लिए अच्छी है या बुरी है? बुरी बुरी है ना, क्योंकि अपन अपना घर कभी भी गिरवी नहीं रखेंगे। एकदम लास्ट सिचुएशन जब आती है ना जिंदगी और मरने की, तभी अपन अपने घर को बेचने की या गिरवी रखने की बात सोच सकते हैं। ठीक है, सेम होता है कंपनी के साथ। कितनी भी खराब सिचुएशन आ जाए, प्रमोटर हमेशा कोशिश करता है कि वो कभी भी अपने शेयर्स को गिरवी ना रखे। ठीक है, वो लोन लेगा कुछ भी करेगा लेकिन गिरवी नहीं रखेगा। अगर कोई प्रमोटर अपने शेयर्स को गिरवी रखता है तो मतलब उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, इसलिए उसने गिरवी रख के पैसे उठाए मार्केट से। तो जहाँ पे भी आपको दिखता है ऐसा कि प्रमोटर होल्डिंग जो प्लेज में है, गिरवी शेयर होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, सपोज ये शेयर होल्डिंग 10% से भी ज़्यादा की है, ठीक है, तो आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। नहीं नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। नहीं नहीं ठीक है, तो अब जितनी बातें मैंने आपको बताई, बस उतनी बातों के ऊपर से मैं आपको कुछ कंपनीज दिखाता हूँ। आप मेरे को सिर्फ बताइए आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, ओके आप क्या करना, ओके सामने वाला एक कॉलम देखना और अभी लेटेस्ट का एक कॉलम देखना हर इसका। ठीक है, हाँ और हाँ उससे डिसीजन लेना। ओके फॉर एग्जांपल, ये आ गई पहले कंपनी। हाँ, आप बताइए।
कि आपने को आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए कंपनी को सर्च करने के अंदर? नहीं जाना चाहिए सर। और रीजन क्या है इसका? उसका रीजन है जो प्रोमोटर है, हम्म जो प्रोमोटर ने 37% थी, हम्म मतलब 38% है, हम्म तो आगे के बाद भी वो 38% प्रमोटर ने वो हम्म। बढ़ाया नहीं। अच्छा। आपका जो बिजनेस वो भी बढ़ाया नहीं। हाँ हाँ। और लेकिन जो ये है ना दोनों, हम्म। जो बाहर के और आपने वो आमिर जो हाँ लोग हाँ होते हो, हाँ हाँ। ये दोनों, इन्होंने जो इनके जो शेयर थे हम्म। वो शेयर कम हुआ है हाँ इसके। हाँ। वो ऊपर वाले के थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन वो जो है DIAA है वो आमिर लोग, उन्होंने 25% थी, लेकिन अब 5% कम 11 हो मंथ गए। के बाद, हाँ। ठीक है, तो आपने लगभग बहुत सही बोला। ठीक है, मैं हम्म, लगभग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए प्रॉब्लम कब होगी, अगर प्रमोटर है, ठीक है, हाँ प्रमोटर ने अगर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात हाँ, है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर उसने अपनी हिस्सेदारी स्टेबल रखी तो ये भी कंपनी के लिए अच्छी बात है। ऐसा हाँ क्यों है? वो भी, क्योंकि वो बेच भी नहीं रहा ना, क्योंकि उसको भरोसा है हाँ खुद की कंपनी के ऊपर, है ना। हाँ तो हाँ ये भी अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात कब है? जब वो अपनी हिस्सेदारी नीचे कर रहा है, तब है हाँ बुरी हाँ बात। हाँ ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हाँ बाकी आपने हाँ, ओके। बिल्कुल सही पकड़ा, यहाँ पे डीआई कम कर रहा है और ये रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल बताता हूँ, इसका भी बताइए। क्रॉम्पटन, क्रॉम्पटन ग्रेव्स, देखिए इसका आप बताइए अब। नहीं सर, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रमोटर है, उसकी जो परसेंटेज बहुत कम हो गई ना, अच्छा। 0 हो गए लास्ट में तो। हाँ, यहाँ पे 17% उसने बेचा, पूरा की पूरा। हम्म, अब पर अपने को लेकिन जो है, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो आमिर लोग हैं, हम्म उन्होंने उन्होंने तो पूरे शेयर लिए इसकी तरफ से, जो अपने वाले अपने जैसे लोग हैं, हम्म उसके साथ जो शेयर थी हम्म। वो पूरे आमिर लोगों ने लिए। हाँ, तो यही बात मैं आपको बता रहा था कि देखो प्रमोटर ने तो यहाँ पे बेचा है पूरा 17%, ठीक है, लेकिन हाँ खरीदा हाँ हाँ किसने है? तो 17% में से ये फॉरेन इन्वेस्टर ने खरीदा है 5%, और डोमेस्टिक हाँ इन्वेस्टर ने खरीदा है 7%, यानी कि बारह हाँ हाँ परसेंट तो अपन ने खरीदा है, बड़े इन्वेस्टर ने, है ना। हाँ हाँ और बचे वाले 5% अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदा है। ठीक है, हाँ तो ये एक अच्छी कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। अब एक और चीज। लेकिन सर जो प्रमोटर होल्डिंग प्लेज है हाँ हाँ पूरा, हाँ हाँ। तो उनका रेशियो तो कम हो गया है ना। हाँ, तो ये भी एक अच्छी बात है ना, कि पहले जो गिरवी रखी थी उन्होंने शेयर होल्डिंग को, ठीक है, हाँ हाँ, वो 0 कर दिए, हाँ उसको वो छुड़ा लिया लास्ट में उसने 0 पैसे हो लेके, गया। हाँ हाँ, वो भी अच्छी बात है। है ना। अब हाँ अगर आप एक और बात नोट करेंगे तो बात ये है कि यहाँ पे प्रमोटर की हिस्सेदारी बिल्कुल जीरो हो गई है। ठीक है, हाँ हाँ तो हाँ ऐसा हाँ क्यों? तो देखिए, एक कंपनी रहती है जिसको बोलते हैं अपन प्रोफेशनली मैनेज कंपनी, हाँ। प्रोफेशनली मैनेज कंपनी। अब प्रोफेशनली मैनेज कंपनी क्या रहती है? उसके अंदर कोई भी प्रमोटर नहीं रहता है, जो प्रमोटर है हम्म, वो उसके अंदर नहीं रहता है। ठीक है, हम्म, प्रमोटर की हिस्सेदारी हाँ 0% की रहती है हम्म, प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज में। अपनी इंडिया के अंदर ऐसे बहुत कम कंपनीज है जो प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप यूएसए की कंपनी देखेंगे, अमेरिका की, तो वहाँ पे क्या है, जैसे मैं गूगल की बात करता हूँ, ठीक है, हम्म, तो हम्म, गूगल के अंदर जो सीईओ है, आपको पता है कौन है? गूगल नहीं। का सीईओ अपना इंडियन है। ठीक हाँ वो इंडियन वो मालूम। है ना, एक इंडियन सीईओ है। हाँ अगर तो कंपनी हाँ प्रोफेशनली मैनेज कंपनी नहीं रहती, अगर गूगल ये कंपनी प्रोफेशनली मैनेज कंपनी नहीं रहती, तो उसके प्रमोटर के पास कुछ ना कुछ हिस्सेदारी रहती, है ना। सपोज क्या 20, रहती सर। अगर जो गूगल है उसके हम्म, अंदर जो प्रमोटर है उसकी हिस्सेदारी जीरो हम्म, परसेंट की है अभी। अच्छा 0%। ठीक है,
और 0% है, इसीलिए इंडियन सीईओ है वहां पे, ठीक है। लेकिन समझ लीजिए अगर वो प्रोफेशनली मैनेज कंपनी नहीं रहती, वहां पे किसी भी प्रमोटर की हिस्सेदारी रहती सपोज 10% भी, ठीक है, तो जो कंपनी को संभालता ना वो रहता है ये प्रमोटर, वहां पे इंडियन नहीं जा सकता, ठीक है। एक और बात आपको बताता हूँ, जैसे ये अडानी है, अंबानी है, ठीक है, अंबानी, तो अंबानी जो है ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि अडानी अंबानी कंपनी जो है इसका 50% हिस्सा तो अंबानी के पास ही है, पहला, ठीक है। सेकंड चीज, यहाँ पे क्योंकि ज्यादातर हिस्सा इसके पास है तो ये कुछ भी कर सकता है डिसीजन, है ना, कि किसको मालिक बनाना है, किसको कौन सी कंपनी बेचना है ना। अपने जैसे लोग कुछ नहीं बोल सकते, और इसीलिए ये एक फैमिली कंपनी है, फैमिली बिजनेस है, ठीक है। ये प्रोफेशनल मैनेज कंपनी कब होगी, जब इनके पास से शेयर्स जाएंगे और प्रॉपरली हर डिसीजन के लिए यहाँ पे बोर्ड मीटिंग होंगी, ठीक है, और वोटिंग होंगी तब। जब उसके पास जीरो शेयर तब तक वो कंपनी अच्छा है, लेकिन वो कंपनी का शेयर जीरो, हाँ जीरो रहा तो भी चलता है। क्योंकि बात क्या है, अब प्रोफेशनल मैनेज कंपनी अच्छी क्यों रहती है मैं आपको बताता हूँ। समझ लीजिए अब अंबानी है, ठीक है, उसकी कंपनी के अंदर उसकी बात चलती है, तो उसके 3 बच्चे हैं। समझ लीजिए अंबानी ने सोचा कि ये 3 बच्चों को अपन अपना बिजनेस दे देते, ठीक है। फिर ये 3 बंदे जो है उसके बच्चे, जरूरी तो नहीं है ना कि ये तीनों को बिजनेस संभालते आए, ठीक है, क्योंकि बिजनेस चलाना एक कला है, जो हो सकता है ये तीनों के पास नहीं है ना। अब अगर इनको बिजनेस चलाते नहीं आता है तो ये क्या करेंगे, बिजनेस को डुबा देंगे, है ना। तो इसलिए जो फैमिली बिजनेस रहता है उसके अंदर हमेशा ये रिस्क रहता है कि जो चलाने वाला है बिजनेस वो अच्छा है या बुरा है, ठीक है। लेकिन जो प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज रहती है ना, जिसके अंदर प्रमोटर की हिस्सेदारी 0% की रहती है, उसके अंदर क्या होता है, जो सीईओ रहता है कंपनी का, सीईओ यानी कि जो संभालने वाला रहता है कंपनी को, वो एक ऐसा इंसान रहता है जिसने कंपनी के अंदर 20-30 साल तक काम किया है, ठीक है, 20-30 साल तक सेम कंपनी के अंदर काम किया है, पहली चीज। और दूसरा, वो प्रमोशन लेते हुए ऊपर आया, मतलब पहले नीचे था फिर धीरे धीरे ऊपर आया, धीरे धीरे पूरा, ठीक है। अब ये ऊपर इसीलिए आया क्योंकि इसके अंदर काबिलियत है ना, ये अच्छा अपने काम के अंदर, है ना। तो जब ऐसे बंदे को अपन सीईओ बनाते तो उसको अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ पता रहता है, छोटे से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, क्योंकि उसने वहां पे काम किया है ना। और इसलिए प्रोफेशनल मैनेज कंपनीज अच्छी रहती है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे आईटीसी है, ठीक है, आईटीसी भी एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे प्रमोटर नहीं है, यहाँ पे प्रमोटर नहीं है, सारा की सारा माल जो है वो सिर्फ इन्वेस्टर्स के पास है, इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बड़े लोगों के हाथ में पैसे ये माल है तो मतलब ये अच्छे डिसीजन लेंगे, है ना। तो इसी लेकिन ये कंपनी अच्छी ना, बड़े लोगों के हाथ पे माल है, हाँ हाँ ये अच्छी कंपनी है इन्वेस्टर के लिए, है ना। तो अब मैं एकदम थर्ड क्लास कंपनी लेता हूँ, ठीक है, जिसका नाम भी मैंने नहीं सुना, ऐसे रिलायंस कैपिटल, सपोज रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कैपिटल खाली ये ले लेता हूँ, जाने दो, नहीं ये वाला तो अच्छा दिख रहा है, देखते हैं ये कैसा देखते हैं। देखिए अब ये कंपनी के बारे में आप कुछ बताएंगे मेरे को थोड़ा सा, अब इसको आगे जाके एनालिसिस करना है कि नहीं करना है। इसके आगे जाके एनालिसिस नहीं करना सर,
नहीं करना। लेकिन ये तो जो, हाँ जो है वो स्टेबल है। हम्म। प्रोमोटर ने जितनी शेयर दे उतनी शेयर तो स्टेबल है। एकदम स्टेबल है, ठीक है, ये एक चेक पॉइंट मिल गया। और हम्म। और जो ये वो जो बाहर की जो लोग हैं, हाँ हाँ। अमीर और जो, हाँ, उसने तो शेयर बढ़ रहा है, पर लेकिन अच्छे से नहीं, ज्यादा नहीं बढ़ रहे, थोड़े अ- थोड़े धीरे धीरे बढ़ रहे। अच्छा, ठीक हम्म, है, तो ये कैंसल। इसने हम्म। तो अपने शेयर भी नहीं बढ़ाए। नहीं, जो है वो भी सही है, जैसे वैसे, लेकिन इन्वेस्टर कम है उसमें। है ना, तो यही, हम्म। यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है अमीर लोगों की, सिर्फ और सिर्फ 0.8% की। हाँ ठीक हाँ। है, और जितना भी हम्म, हिस्सा है कंपनी का वो सारा के सारा किसके पास है, तो रिटेल इन्वेस्टर के पास है। प्रमोटर के पास है। हाँ हाँ हाँ, अपने सजेस्ट लोगों के पास है। है ना, अपने जैसे लोगों के पास है। और अपने जैसे लोगों को हम्म, कोई कुछ भी बेच सकता है। ठीक है, हम्म, तो इसके लिए आपको ये कंपनी में हम्म। इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना नहीं करना। है ना। तो आपने अभी जस्ट देखा 2 मिनट के लिए, आपने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, आप समझ गए कि यहाँ पे आगे जाके हाँ। आपको चेक करना है कि नहीं करना है ना। अगर यही हम्म, चीज़ अगर आप फॉलो करें जो मैंने आपको बताई है, ये सेम चीज़ आप चेक करें, तो अगर आप 100 कंपनी चेक कर रहे हैं, ठीक है, आप 100 कंपनी को हम्म। चेक करने निकले हैं, तो आप 70 कंपनीज को तो सिर्फ देख के ऐसे रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा। 70 कंपनी ऐसे निकलेंगे जिसके रीजन। रीज़न ये, क्योंकि जो कंपनीज रहती है ना, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत सी हाँ। बार अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, अच्छा। और ये उसको देखते ही समझ जाता है। लेकिन क्या रहेगा, हम्म, आपका टाइम बच जाएगा बहुत ज़्यादा। आपको सिर्फ 30 कंपनी के हम्म, ऊपर अपना टाइम डालना है बस। हाँ, ठीक है, मेरे को बहुत से बार लोग पूछते हैं हम्म, कि भाई इतने सारी कंपनीज है, हमारे पास टाइम नहीं है, बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एनालिसिस करने का, है ना। हाँ, हाँ, आप हाँ। लोगों को ये पता ही नहीं है कि ऐसे भी एनालिसिस होता है। आप खुद ही देखो ना, 100 में से सिर्फ 30 कंपनी आपको चूज करनी है, बाकी 70 तो वैसे रिजेक्ट हो जाएंगी एक एक मिनट में। हाँ, है हाँ। ना, तो ये बात हम्म। है। इसके अंदर एक एडिशनल पॉइंट अभी मैं ये डालता हूँ। ठीक है, जैसे आपने हम्म। पेनी स्टॉक का नाम सुना है। कौन सा? पेनी स्टॉक, नहीं। सब जन बोलते पेनी स्टॉक को खरीद लेना चाहिए, ऐसा वैसा। नहीं, नहीं सुना मुझे। ठीक है, तो देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो बहुत सी बार आपको सब लोग हम्म, बोलेंगे कि ये पेनी स्टॉक है, आप इसको खरीद लो, ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, अच्छा। वो स्टॉक की हम्म। वैल्यू रहेगी 1 रुपया 2 रुपया। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में, ये जो पिन स्टॉक रहता है, हाँ हाँ, लॉन्ग टाइम में रहता है का डेली में रहता है? ये लॉन्ग टर्म में रहता है। ठीक है, आपको अच्छा, जितने ओके। भी लोग मिलेंगे ना, अगर उन्होंने आपको बोला कि पेनी स्टॉक है, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, ठीक है, या हम्म, सिर्फ 50 पैसे का हम्म, स्टॉक है, ठीक है, तो ये हो गया पेनी स्टॉक। अच्छा, अच्छा। अपन पेनी स्टॉक क्यों बोलते हैं उसको, हम्म, क्योंकि वो कंपनी बहुत छोटे रहती है साइज में, और पेनी का मतलब होता हाँ, है चिल्लर। ठीक है, हिंदी में चिल्लर हाँ, मतलब हाँ, होता है। तो पेनी स्टॉक यानी कि होता है हाँ। चिल्लर स्टॉक। ठीक है, तो हम्म, आपको कभी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, हम्म, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग आपको बेचेंगे 1 रुपए का स्टॉक, 2 रुपए का स्टॉक, है ना। तो हम्म, मेरा बस आपसे एक हम्म, सवाल है कि अगर ये स्टॉक 1 रुपए का है, ठीक है, तो हम्म। ये स्टॉक अगर इतना ही अच्छा है कि इसका फ्यूचर इतना ऊपर जाने वाला है, तो ये स्टॉक आज 1 रुपए का क्यों है। इसको तो 1,000 का होना चाहिए था, हाँ, हाँ, है ना। हाँ, वो भी सही है, हाँ। क्योंकि अगर अपने को पता चल रहा है कि कोई कंपनी अच्छी है, तो अपने से बहुत पहले तो बड़े हम्म। बड़े लोगों को पता चल जाएगा कि ये कंपनी ऊपर जा सकती है। हाँ, लेकिन 1 रुपए से अभी तक वो तो 10,000 तक गए गए अभी। है ना, तो वही, अगर कोई हाँ। कंपनी, अगर आप चार्ट देखेंगे पेनी स्टॉक का, तो कुछ कंपनीज क्या करती है, ऊपर जाती है, यहाँ पे 10,000 रुपये का हाई हम्म, बनाती है, और यहाँ से गिरते हुए वापस से हम्म, आती है 1 रुपए के ऊपर। ठीक है, तो मेरा सवाल हम्म। ये है कि ऐसा क्या हो गया कंपनी में, जो ये 10,000 से 1 रुपये आ गई। ठीक है, ऑब्वियसली कंपनी बहुत खराब परफॉर्म कर रही होंगी। हाँ। ठीक है, इसलिए सारे इन्वेस्टर ने उसको बेच दिया। और अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हाँ। सब लोग बोल रहे कंपनी अच्छी है और ये ऊपर जा सकती है। क्योंकि एकदम से चमत्कार तो नहीं हो सकता ना। तो हम्म, इसीलिए आप बहुत सी बार क्या करते हैं, लोग इन्वेस्टर्स को फंसाते हैं,
जो रिटेल इन्वेस्टर रहता है ना, इनको फंसाते हैं 1-2 रुपए वाले स्टॉक बेचकर, ठीक है। और ये एक्चुअली बिक पाता कौन है, तो वो जो पेनी स्टॉक है उसकी कंपनी का मालिक खुद बिक पाता है। आपको एक तो यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगी, है ना, आपके फोन पे मैसेज आ जाएगा कि भाई 25 पैसे का स्टॉक बनेगा 2 करोड़ रुपए, है ना, इस टाइप का मैसेज आ जाएगा। आप जाके देखोगे कौन सा स्टॉक है, आप क्या बोलोगे कि भाई एक काम करते हैं, सिर्फ 1000 रुपए डालते हैं अपन पेनी स्टॉक में, ठीक है। अगर गए तो 1000 रुपए जाएंगे, अगर आए तो भाई करोड़ रुपए आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जो 1000-1000 रुपए डालेंगे, तो ये सारा पैसा जाता है इसके प्रमोटर के पास, जो आपको ये मतलब धोखा दे रहे हैं, ठीक है। अब मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि पेनी स्टॉक जो है उसको ढूंढना कैसे है, कैसे पहचानना कि कोई स्टॉक पेनी स्टॉक है, ठीक है। तो इसके लिए 3 रूल है, ये 3 रूल मेरे खुद के। सबसे पहला रूल ये है कि आपको स्टॉक की प्राइस देखनी है, स्टॉक की जो प्राइस है ये प्राइस देखनी है, ठीक है। अगर तो ये स्टॉक की प्राइस सिंगल डिजिट में है, सिंगल यानी कि 1 डिजिट में है या डबल डिजिट में है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये पेनी स्टॉक है। अगर सिंगल में है तो ये पक्का पेनी स्टॉक है, ठीक है। अगर डबल डिजिट में है तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे कंफ्यूजन है कि ये पेनी स्टॉक है, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल स्टॉक मत खरीदना जिसका जो प्राइस है वो सिंगल डिजिट में हो। एक बात कंफर्म हो गई अपनी, ठीक है। दूसरी चीज, अब कुछ कुछ पेनी स्टॉक ऐसे रहते हैं जिनकी जो वैल्यू रहती है वो रहती है 1000, 2000, 5000 करोड़, ठीक है। इतनी बड़ी कंपनीज भी रहती है जिस अब वैल्यू यानी कि स्टॉक की प्राइस, ये जो स्टॉक की प्राइस है ना। अब अपना क्या था पहला कि एक सिंगल डिजिट कंपनी होगी, मतलब 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, है ना, ऐसी कंपनी होगी, वो तो सही समझ में है ना। और या तो फिर क्या होगा, कुछ कुछ कंपनी ऐसे रहती है जिसकी शेयर की वैल्यू तो 1400 रुपए रहती है, 1500 रुपए रहती है। जैसे कि ये वाला स्टॉक, इसका शेयर कितने का है, 850 रुपए का है, 850, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख के क्या मिल रहा है कि ये स्टॉक पेनी स्टॉक नहीं है, सीधा सीधा समझ गया आपको, है ना। लेकिन यहीं पे अपन गलती खा जाते हैं। अब दूसरा रूल क्या बोलते हैं अपना, कि आपको क्या करना है, आपको जाना है और ये कंपनी जो है इसका मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप क्या होता है, एक कंपनी कितनी बड़ी है साइज में, ये देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फंडामेंटल के ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे के साइड में यहाँ पे मार्केट कैप लिख के आता है, ठीक है। तो सेकंड रूल ये बोलता है कि जो भी कंपनी के मार्केट साइज मतलब मार्केट कैप 500 करोड़ के नीचे है, ठीक है, 500 करोड़, 500 करोड़ ऊपर, ये वाला तो 500 करोड़ के ऊपर है, ठीक है। ये 1300 करोड़ का है, ठीक है। लेकिन किसी भी कंपनी का अगर जो मार्केट कैप है ये अगर 500 करोड़ के नीचे है, ठीक है, तो वो कंपनी हो जाती है पेनी स्टॉक, आपको उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जो 500 करोड़ के ऊपर है वो पेनी स्टॉक होती है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, 500 करोड़ के नीचे जो रहता है वो पेनी स्टॉक रहता है, मतलब जो स्मॉल रहते हैं ना, छोटे रहते हैं, 500 करोड़ के ऊपर है ना सर, ये तो 500 करोड़ के ऊपर है ना, पेनी स्टॉक नहीं है ना। एग्जैक्टली। तो अभी तक अपने हुए 2 रूल, ठीक है। 2 रूल अपन ने चेक किया, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सर। नहीं मैं आपको बताता हूँ, अभी हुए 2 रूल, ये दोनों रूल के हिसाब से क्या निकलता है कि ये जो स्टॉक है ये एक पेनी स्टॉक नहीं है, ठीक है, नहीं है। हाँ, अब आता है तीसरा रूल और सबसे इफेक्टिव रूल, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, वो आता है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना, ठीक है। अगर तो किसी भी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर है अपने जैसे, उनकी हिस्सेदारी 50% से ज्यादा की है, ठीक है। अच्छा, 50% से ज्यादा अगर हिस्सेदारी है तो वो स्टॉक एक पेनी स्टॉक है, अच्छा, ठीक है। तो ये आता है अपना तीसरा रूल, और ये रूल के हिसाब से ये जो कंपनी है ये एक पेनी स्टॉक है, समझ गया, स्टॉक है, ये पेनी स्टॉक है एक,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर जो है, यहाँ पे हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा की है, इसलिए एक पेनी स्टॉक है। ठीक है, वो तीनों रूल सर, तीनों रूल सही है तो पेनी स्टॉक नहीं है। जैसे आपने दोनों रूल क्या हुए थे, ये बता रहे थे कि पेनी स्टॉक नहीं है ना, लेकिन हाँ। तीसरा रूल बता दिया कि भाई ये पेनी स्टॉक है। अगर सपोज तीनों रूल हाँ। बता रहे कि ये कंपनी बड़ी है साइज में, तो फिर अपन जाके हाँ, अच्छा अच्छा। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो देखेंगे पहले, सबसे पहले, है ना। हाँ हाँ। अब फॉर एग्जांपल ये वाला कंपनी है, ये बताइए आप पेनी स्टॉक है कि नहीं है? पेनी स्टॉक है, क्यों है? लेकिन वो 2 डिजिट में उनका शेयर है, हाँ, पॉइंट में होगी। एग्जैक्टली तो यहाँ पे ये हो सकता है, ये पेनी स्टॉक हो सकता है। ठीक है, 14 रुपए का स्टॉक है, तो ये पेनी स्टॉक हो सकता है। हाँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका मार्केट कैप देखना है कि मार्केट कैप कितना है, 500 करोड़ के ऊपर है कि 500 करोड़ के नीचे है, ये देखना है। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मार्केट कैप देखूंगा, तो मार्केट कैप कितना नहीं, दिख रहा 500 करोड़ की कम है, कम है। है ना। तो ये रूल के हिसाब से ये एक पेनी स्टॉक हो गया। ठीक है, हाँ। तो अपने को तीसरा रूल देखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, राइट। नहीं, 2 रूल तो है। लेकिन फिर भी मैं आपके एक तसल्ली के लिए दिखा देता हूँ, अगर आप इसका तीसरा रूल भी फॉलो करेंगे और आप यहाँ पे देखेंगे, तो जो रिटेल इन्वेस्टर है, जीरो है डायरेक्ट। हाँ यहाँ पे जो अमीर इन्वेस्टर है उनका तो जीरो है, और रिटेल इन्वेस्टर का यहाँ पे 34% का है। ठीक है, तो हाँ मतलब यहाँ पे तीसरा हाँ रूल भी सेटिस्फाई नहीं होता है। लेकिन जो दूसरा रूल है नहीं। उसने अपने को बता दिया कि ये पेनी स्टॉक है, तो इसके अंदर इन्वेस्ट मत करो। जो तीसरा रूल, जो जो अपने जैसे इन्वेस्टर रहते, वो 50% के ऊपर रहते तो पेनी स्टॉक है। हाँ, अगर 50% के ऊपर है तो वो पेनी स्टॉक अच्छा। है ना। अब ये तीन रूल में से कोई एक ठीक। रूल भी अगर आपका सही आ गया, ठीक है, तो वो कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ओके। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए, IRFC करके एक कंपनी है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये देखिए, ये है डबल डिजिट कंपनी, 31 रुपए की। तो इस हिसाब से ये एक पेनी स्टॉक हो सकता है। ठीक है, हाँ। अपन क्या करेंगे, ओ। इसका इसका मार्केट कैप देख लेंगे कितनी बड़ी है। हम्म, देखिए इसका मार्केट कैप कितना है, बाप रे, लगभग 41 40 करोड़। 41,000 करोड़ है। ठीक हाँ, है, 40 40 हजार करोड़। तो 41,000 करोड़ बहुत बड़ी वैल्यू है ना। ये 500 हाँ करोड़ के तो बहुत ऊपर है, तो मतलब इस हिसाब से हाँ भी एक पेनी स्टॉक नहीं है। ठीक है, हाँ। अब अपन लास्ट में इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। अगर शेयर होल्डिंग में आ गया तो ये पेनी स्टॉक रहेंगे, लेकिन क्या इसके शेयर होल्डिंग में यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास 50 से ज्यादा हिस्सेदारी है? हम्म, हाँ नहीं, यहाँ पे सिर्फ 10% की हिस्सेदारी है रिटेल इन्वेस्टर के पास, हाँ है ना। हाँ। तो ये तीनों ही इसके ऊपर ये खरे नहीं उतरती है, बोले तो ये एक पेनी स्टॉक नहीं है। मुझे हाँ, ठीक है, तो पेनी स्टॉक नहीं है नहीं। नहीं, ये पेनी स्टॉक नहीं है, हम्म, तो ये एक अच्छी बात है। अब आप जाके इसका हम्म, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, अच्छा। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है सर इसका। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है। और हाँ, प्रोमोटर ने बेचा है शेयर, लेकिन वो इसने खरीदी है बाहर वाले लोगों ने। हाँ, प्रॉब्लम नहीं। तो इसके अंदर एक बात क्या आपको ऐड करूंगा मैं, देखिए, ऐसा रूल है कि जो प्रमोटर है, ठीक है, मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा ना, मतलब आपको 2 लेक्चर देखने के बाद जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो मैंने इससे पहले बताया था आईपीओ लेकर आने का। कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, आईपीओ मतलब? वो आपको वो लेक्चर में समझ आएगा। लेकिन ऐसा समझिए मेरी कंपनी है, जो अभी तक मेरी थी, मैं आके हिस्सेदारी बेचता हूँ पब्लिक को। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक हाँ है, हाँ। तो जो आईपीओ लेकर आती है कंपनी, उसको ये कंपलसरी रूल है कि उसको 1.5 साल के अंदर अंदर जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो 75% से कम करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा। 75% से कम करनी पड़ेगी, यानी कि 25% पब्लिक के पास होनी ही चाहिए।
ठीक है। अच्छा। लेकिन ये वाली जो कंपनी IRFC, अभी अभी इसका पिछले साल फरवरी के अंदर IPO आया था, ठीक है, 2 साल होने में आ गया। तो अब क्या हुआ, इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये 86% है, ये 86% है अभी प्रमोटर के पास। और रूल क्या बोलता है कि 75 से कम होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब जो प्रमोटर है वो अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेचेगा, सेल करेगा स्टॉक को, है ना। अभी करेंगे। और अगर ये प्रमोटर बेचेगा तो इतने सारे शेयर वो बेचने के बाद स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्रमोटर बेचेगा तो बाकी लोग खरीदेंगे, तो स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई भी कंपनी के अंदर प्रमोटर की हिस्सेदारी 75% से ज़्यादा दिखती है, ठीक है, तो वो कंपनी के अंदर प्रमोटर आगे जाके स्टॉक की प्राइस पहले बढ़ाएगा, ठीक है, और यहाँ पे स्टॉक को सेल करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो। जैसे अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, पिछले 6 महीने का चार्ट देख लो। हाँ, देखिए यहाँ पे चार्ट, ठीक है, चार्ट के ऊपर क्या दिख रहा है आपको कि ये जो स्टॉक था ये पहले 21 रुपए पे था, आज से 6 महीने पहले, ठीक है। यहाँ से बढ़ते हुए गया और इसने 38 रुपए का हाई मारा, 37 रुपए का हाई टच किया, ठीक है। यानी कि आप ये देख लीजिए 37 माइनस 22 रुपए इज इक्वल टू कितना होता है, 15। मतलब यहाँ पे 70% का रिटर्न दिया इसने 6 महीने के अंदर, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब प्रमोटर के पास हिस्सेदारी ज़्यादा थी तो प्रमोटर को अपने 11% की हिस्सेदारी बेचनी है ना। और इसीलिए वो अगर 20 रुपए के ऊपर बेचेगा, 22 रुपए के ऊपर, तो क्या ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो उसको नुकसान होगा, है ना। तो वो क्या करता है, इतनी बड़ी हिस्सेदारी बेचने के लिए पहले अपने स्टॉक को भगाता है ऊपर, ठीक है। अब वो स्टॉक भाग गया और 37 पे आ गया। अब प्रमोटर क्या बोलेगा कि भाई हमारे पास बहुत सारी हिस्सेदारी है, जिसको खरीदना है खरीद लो, हम तुमको सेल दे रहे हैं यहाँ पे डिस्काउंट पे 30 रुपए के अंदर बेच रहे बोलते हैं, अब आके 11% खरीद लो। तो आपको तो पता है लोग पागल रहते सेल के लिए, डिस्काउंट के लिए, है ना। तो लोग यहाँ पे 37 से कंपेयर करेंगे और 20% का डिस्काउंट मिल रहा है बोलते हैं और खरीद लेंगे। लेकिन अगर आज के मतलब 6 महीने पहले तो सिर्फ 22 रुपए का मिल रहा था, तो इसके हिसाब से तो ये पहले प्रॉफिट में है प्रमोटर, है ना। तो ऐसी चीज रहती है। तो आप यहाँ पे 22 रुपए के अंदर इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा सकते थे यहाँ पे। समझा आपको कैसे रहता है गेम। तो अभी आपको मैं एप्लीकेशन का ये भेजता हूँ फोटो, आप उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको जो ये है ब्रोकर वाला एप्लीकेशन, उसका भी लिंक भेजता हूँ, आप उसके अंदर भी अकाउंट ओपन कर लेना अपना, ठीक है। ब्रोकर का हाँ, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। अगर आपसे नहीं हुआ तो अपन साथ में कर लेंगे, लेकिन ट्राई करना। और जो मैं आपको वीडियो भेजता हुआ आज, आप उसको देख लेना आराम से, और जब आपका हो जाए वो देखना, तब मेरे को आप बता देना, अपन एक स्पेशल क्लास कर लेंगे। ओके सर। और कल संडे सर? हाँ, कल कल करेंगे ना अपन। तुम्हारे को टाइम मिला तो बोल लो, कल लेंगे। हाँ, कल पक्के में लेना ही है अपन। वैसे शाम को लेते हैं, क्योंकि सुबह मैं कॉलेज जाता हूँ पढ़ाई करने। चलेगा ना। आप तब तक वीडियो देख लेना। और बस एक बात और यहाँ पे, जैसे अपन एक स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे IRFC, है ना। यहाँ पे देखिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर आज से 5 महीने पहले यहाँ पे मैंने स्टॉक का एक ये बनाया था, देखिए एक वीडियो बनाया था, ठीक है, 5 महीने पहले। क्या था स्टॉक का, ये 22 रुपए का स्टॉक है, ठीक है। इसका टारगेट है 38 रुपए,
5 महीने पहले का है, 2000 लोगों ने देखा है अभी तक। ठीक है। और आपने देखा कि स्टॉक सही में 22 रुपए का था और वो 38 रुपए का हाई टच किया था उसने। ठीक है। तो मतलब कि इस तरह से आपको एनालिसिस करना पड़ता है, समझ गए आप? तो आपको अगर ये सारी बातें पता रही तो आप भी ऐसे एनालिसिस कर पाओगे।